यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1। ठीक है, यानी प्रियम्बल के बाद पार्ट 1 शुरू होता है। पार्ट 1 की टाइटल ये है, और आर्टिकल 1 का 1 फर्स्ट आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, क्या था? शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन है। अब ये लाइन है, हम पढ़ते चले आते हैं कि भारत, इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, झटके से इसको हम पढ़ते चले आते हैं। लेकिन हम वही कहना चाह रहे थे कि अगर इस पे एक सवाल बना दिया जाए, इसलिए किसी भी चीज को देखिए तो निदा फाजली की एक सुंदर पक्तियां हैं। निदा फाजली, पता है, शायर थे कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना। तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना। तो आदमी को देखिए ही आप लोग, लेकिन जब किसी आर्टिकल को देखिए या किसी फैक्ट को देखिए तो उसको बार बार देखिए। कहने का मतलब है कि ये ध्यान रखिए कि इंडिया पहले आया है, भारत बाद में आया है। अगर इसी को मैं ये कह रहा था, अगर एक प्रश्न बना दिया जाए, यूपीएससी में बना दे कि भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, दूसरा बना दे भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। ठीक, तीसरा ऑप्शन बना दे इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसा कि आर्टिकल 1 में है। और चौथा दे दे कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, दे दे कि निम्न में से कौन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये सवाल कंफ्यूजिंग, इसलिए अगर आपको कंफर्म नहीं है कि भारत, इंडिया दैट इज भारत, इसका ऑर्डर जो है इंडिया पहले है भारत बाद में है, तो पहले तो यहां कंफ्यूज कराएगा। अगर ये लाइन आपको याद है बिल्कुल पूरी तरीके से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिर सोचेंगे कि इंडिया भारत यहां तक तो याद है, फिर आप सोचेंगे शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, फिर सोचेंगे यार ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा है और यूनिटी की तो बात ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि नंबर 4 यूनियन दैट इज भारत यूनियन है। तो आपको बहुत सोचते सोचते पहले तो अगर इसमें ये है कि नहीं ये दोनों तो गलत है, ये गलत है, अब लेगा इसमें कौन सही है। तो अगर एकदम कंफर्म नहीं है कि यहां पे यूनियन ऑफ स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड है, यहां पे स्टेट्स में यूटी इंक्लूड है, तो आप जो है इसको लगा देंगे, सोचेंगे ये एकदम 100% सही है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट यूनियन ऑफ टेरिटरीज है। लेकिन एज पर आर्टिकल नंबर 1 ये गलत हो जाएगा आर्टिकल 1 से। ठीक है, इस तरीके से सवाल को जो है यहां हमें ध्यान रखना होगा। और ये आर्टिकल 1 क्या बताता है?
आर्टिकल 1 हमें दो चीजें बताता है। क्या बताता है? एक ये बताता है कि भारत का नाम क्या होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री बताता है हमें, ठीक। दूसरी चीज क्या बताता है कि हमारे देश की पॉलिटी कैसी होगी। पॉलिटी क्या होती है? राज व्यवस्था। ये दो चीजें बताता है। एक तो बताता है देश का नाम। देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया। इंडिया आधुनिक नाम, जिसे 18वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजों ने आने के बाद पूरे दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। भारत इंडिया के नाम से जाना गया। इंडिया हम जानते हैं इंडोस सिंधु का नाम, जिसके चलते सिंधु इंडीज इंडिया पड़ा। भारत हमारा परंपरागत प्राचीन नाम। इतिहास में ये कहा जाता है कि भरत के नाम पे भारत पड़ा। इतिहास में मैंने बताया कई भरत हुए हैं। ऋषभ देव के पुत्र हैं एक भरत, दूसरे महाराजा दशरथ के द्वितीय पुत्र भरत हैं। ध्यान देने की बात से बताया कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बोल देते हैं हम, तो लगता है क्रम यही, ऐसा नहीं है। सबसे बड़े राम भरत दूसरे भाई थे उनके। भरत मुनि भी हैं, नाट्यशास्त्र के प्रणेता। नाट्यशास्त्र में कभी एक बार एग्जाम में आया 36 अध्याय हैं। इस तरह के सवाल भी आते हैं, नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय? 36 अध्याय। फिर भरत मुनि भरत, और महाभारत के समय में भरत हुए हैं जो प्रतापी राजा दुष्यंत। आदि पर्व महाभारत में इनका उल्लेख आता है। आदि पर्व में महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, बताया जाता है कि इन्हीं भरत के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो चीजों को बताता है। कुछ संविधान सभा में काफी बहस हुई कि भारत का नाम क्या रखा जाए। कुछ लोग चाहते थे हिंदुस्तान रखा जाए, कुछ लोग चाहते थे कि खाली इंडिया रखा जाए, कुछ लोग थे भारत को भारतवर्ष चाहते थे कहना। अंत में ये हुआ कि नहीं, दोनों नाम को ले लिया जाए। एक परंपरागत हमारा प्राचीन नाम है, अब एक जो है नया नाम, जिससे कि इंडिया दुनिया भर में जाना जाता है। तो ये बीच का रास्ता निकालते हुए इंडिया दैट इज भारत रखा गया। और यहां कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारी पॉलिटी क्या है? राज्यों का संघ होगा। यानी भारत जो एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। इसका तात्पर्य डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि संघ जो है क्या है? यूनियन जो है यूनियन में जो राज्य सम्मिलित हैं, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ जो है किसी करार या समझौते, किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, बल्कि या कहिए भारत पहले से था, राज्य उसमें बाद में शामिल हुए हैं। सिर्फ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से देश को जो है राज्यों में विभक्त कर दिया गया है। राज्यों को फेडरेशन की भांति संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। कहने का मतलब है कि संघ स्थिर है, राज्य स्थिर नहीं है। और जैसा यूनाइटेड स्टेट्स में है कि राज्य, हाँ, राज्यों को मिलाकर के संघ का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ की जो फेडरल सिस्टम है वो ये है कि राज्य जो है हाँ, राज्य किसी, हमारे जो संघ है वो किसी करार और समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को बस सुविधा की दृष्टि से बांट दिया गया है, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। ऐसा भारत ने अपने ऐतिहासिक अनुभव के चलते किया। और आर्टिकल नंबर 2 जो है क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि अगर संसद चाहे
तो शर्तों और निबंधनों के, संविधान की भाषा है, शर्तों और निबंधनों के अधीन अगर संसद चाहे तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। संसद अगर चाहे तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। ये आर्टिकल 2 कहता है। संसद अगर चाहे तो एडमिशन किसका होगा, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, प्रवेश तो उन्हीं का होगा जो पहले से मौजूद हैं। और इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना का मतलब है कि किसी नए राज्य को बना करके कि नए राज्य की स्थापना कर सम्मिलित करना। तो संसद अगर चाहे तो ये अनुच्छेद 2 जो है उन राज्यों के लिए जो कि भारतीय राज्य का हिस्सा नहीं है, ये उनके प्रवेश और स्थापना की बात करता है। कहने का मतलब जैसे दादरा नगर हवेली था, गोवा, दमन और दीव था, सिक्किम, पांडिचेरी, ये सब क्या थे, ये जो है ये देश के एग्जिस्टिंग पार्ट नहीं थे। आपको पता है कि दादरा नगर हवेली या गोवा अंडमान द्वीप पे पुर्तगालियों का कब्जा था, पांडिचेरी में फ्रेंच का कब्जा था। तो ऐसे राज्यों के प्रवेश और स्थापना के लिए आर्टिकल 2 संसद को अधिकृत करता है। और आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 ये है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके रिकॉग्नाइजेशन के लिए, उनके पुनर्गठन की व्यवस्था करता है। जो हमारे स्टेट्स ऑलरेडी हैं उनके पुनर्गठन की व्यवस्था करता है। एक जैसे कि अगर संसद चाहे तो किसी राज्य को से या दो से अधिक राज्यों से को मिला के या किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के कोई नया राज्य बना सकती है। दूसरा क्या है, अगर चाहे तो किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है या नया राज्य का गठन कर सकती है। ठीक, दूसरा क्या है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। तीसरा क्या है, अगर चाहे तो क्षेत्रफल किसी राज्य का घटा सकती है। चौथा क्या है, अगर चाहे तो किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है, सीमा को बदल सकती है। पांचवा क्या है, किसी राज्य के नाम को बदल सकती है। कहना मतलब गठन, क्षेत्रफल, सीमा, नाम, ये अधिकार जो है संसद को है। तो ये पीछे भी बताया गया था जब हम लोग बेरीबारी पढ़ रहे थे। 2 और 3 में मुख्य अंतर यही है आर्टिकल 2 और 3 में। आर्टिकल 2 कहां के लिए है, जो क्षेत्र भारत एक्वायर करेगा उनके प्रवेश स्थापना की बात करता है, जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। और आर्टिकल 3 उनके बारे में है जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं भारत में, उनको पुनर्सीमांकन के लिए, उनके पुनर्गठन के लिए संसद को अधिकृत करता है। 2 और 3 में यही फर्क है। और इस तरह से ये जो किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना, बढ़ाना, नाम बदलना, नया राज्य बनाना, सीमा बदलना, ये जो संसद का अधिकार है, ये कहता है कि ऐसे बिल को इस पर 2 शर्तों के अधीन है। पहला, ऐसे बिल को प्रस्तुत करने के लिए नए राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, नाम
गठन, नए राज्यों का गठन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नाम आदि में किसी तरह के परिवर्तन के लिए जो बिल होगा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक, ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल पेश करने के पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी। ऐसा बिल जो है राष्ट्रपति की सहमति से ही सदन में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति जो है जरूरी है बिल पेश करने के पहले। और दूसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति सहमति देने के पूर्व, बिफोर गिविंग एसेंट, देने के पूर्व क्या करेगा कि जो संबंधित विधानमंडल है, जो संबंधित विधानमंडल है, लेजिस्लेचर है, उसको जो कंसर्न है, कंसर्न का मतलब जिनका क्षेत्रफल, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन होना है, उन राज्यों के विधानमंडल को ये भेजेगा उनकी अनुमति जानने के लिए इस पे। और इसके लिए राष्ट्रपति निश्चित समय निर्दिष्ट कर सकता है, निश्चित समय निर्दिष्ट कर सकता है। उस बिल के साथ जो हो सकता है कि टाइम की लिमिट लगा दी जाए कि उसको निश्चित समय निश्चित कर सकता है, या राष्ट्रपति चाहे तो बाद में समय बढ़ा भी सकता है। तो इस समय सीमा के बाद ही जो है, इस समय सीमा के बाद ही जो है बिल, अनुमति के बाद ही, समय सीमा की अनुमति के बाद ही बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि संबंधित कंसर्न लेजिस्लेचर बिल में यस कहे या नो कहे तो उसको माना जाए। बिल के फेवर में अगर कोई चीज कहे तो संसद या राष्ट्रपति उसको मानने को बाध्य। इट इज नॉट बाइंडिंग, यानी लेजिस्लेचर की ओपिनियन भले ही विद इन टाइम आ गई हो, जो प्रेस्क्राइब टाइम उसको दिया गया है, ये बिल के साथ भी अटैच हो सकता है, अलग से भी दिया जा सकता है। जो भी टाइम उसको दिया गया है उसको ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, भले ही लेजिस्लेचर ने विद इन टाइम ही उसको रिस्पॉन्ड कर दिया हो, लेकिन उसको माने संसद या राष्ट्रपति न माने, ये उसकी मर्जी है। कहने का मतलब है कि भारतीय राज्यों या कई देश के राज्यों की सीमा को बनाने, बिगाड़ने, क्षेत्रफल बदलने, नाम बदलने आदि के लिए संसद की शक्ति ही सर्वोपरि है, उसमें राज्य विधानमंडल की नहीं चलती। यानी केंद्र जब भी चाहे राज्य का राजनीतिक नक्शा पूरी तरीके से बदल सकती है, उसमें राज्य कुछ करने की स्थिति में नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, बिना राज्यों की अनुमति के उनका क्षेत्रफल, सीमा, नाम आदि में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये बात हो गई कि बिल, हाँ यहां तक हो गया आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 क्या है? 4 आर्टिकल है इसमें, यूनियन एंड स्टेट ने बताया 1 से लेके 4 तक, फिर 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप आ जाता है, नागरिकता। 1 में हमने देखा क्या था, फिर से रिपीट कर दें, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा ये था इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ स्टेट्स इन यूनियन, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, प्रवेश या स्थापना, ये वो राज्यों के लिए है जो कि भारत की सीमा में फिलहाल नहीं है। तीसरा इनके लिए था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑलरेडी हैं उनके रिऑर्गेनाइजेशन के समय में हमने उनका क्षेत्रफल, नाम, सीमा आदि परिवर्तन से संबंधित। और चौथा आर्टिकल ये कहता है, आर्टिकल 4, कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत किए गए अमेंडमेंट 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये एक सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत ही संशोधन किया, जिसे साधारण संशोधन कहते हैं। ये सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा प्रेजेंट एंड वोटिंग किया जाता है। इसलिए ये 4 का 2, आर्टिकल 4 का 2 स्पष्ट कहता है
कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत किए गए जो अमेंडमेंट्स हैं, दैट इज नॉट काउंटेड अंडर 368 संवैधानिक संशोधन, इसे नहीं माना जाएगा। ये साधारण विधायी प्रक्रिया के अंदर। हाँ, 368 में जो अमेंडमेंट है उसमें 2 तरह के अमेंडमेंट की बात है, साधारण अमेंडमेंट की बात नहीं है। एक बार पहले ही बता चुके हैं इस चीज को। हाँ, ये जो है वो 360 संविधान संशोधन के लिए, उसके लिए है कि स्पेशल मेजॉरिटी बताए थे, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी, टोटल मेजॉरिटी एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेजॉरिटी means no absentee, no vacancy are counted, full strength more than half and 2/3 of present and voting। और दूसरा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया 368 के अंतर्गत कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड बी रेटिफाइड एंड स्पेशल मेजॉरिटी आल्सो, स्पेशल मेजॉरिटी इंक्लूडेड विद द स्पेशल मेजॉरिटी प्लस एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड रेटिफाइड दैट। तो ये है, लेकिन ये 368 के अंतर्गत ये स्पेशल मेजॉरिटी रेटिफिकेशन वाली प्रक्रिया नहीं है, यहाँ सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से इसको किया जा सकता है, और ऐसा नहीं, ठीक है। ये 4 आर्टिकल है, और एक चीज और जानने की है कि भारत का संघ, अब भारत के राज्य क्षेत्र दोनों अलग अलग चीजें हैं, यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों 2 चीजें हैं। भारत संघ छोटा है, भारत संघ का मतलब है सिर्फ राज्य। इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, राज्य। और जब हम कहते हैं भारत का राज्य क्षेत्र, तो ये ब्रॉडर टर्म है, इसमें 3 चीजें आ गई। एक तो स्टेट्स आ गए, सारे स्टेट्स, दूसरा और ऑल स्टेट्स, दूसरा क्या है? यूनियन टेरिटरीज, यूनियन, तीसरा क्या है? अधिकृत क्षेत्र, टेरिटरीज, टेरिटरी एक्वायर्ड या ऑक्युपाइड कहिए। तो ये 3 चीजें, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया, राज्य क्षेत्र ब्रॉडर टर्म है। अगर आज एग्जाम में भारत का राज्य क्षेत्र है, या दे दिया भारत का राज्य क्षेत्र भारत के संघ से बड़ा है, एजर्सन रीजन दे दिया, ये उठा के दे दिया, बिकॉज टेरिटरी ऑफ इंडिया कंटेन्स दीज 3 थिंग्स, नीचे दे दिया। ए आर दोनों सही है, एजर्सन रीजन इसकी व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो अगर चीजें एकदम साफ साफ रहेंगी तो इसको हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये जान लें कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये भारत का राज्य क्षेत्र एक ब्रॉडर टर्म है। और राज्य और संघ क्या होंगे, ये आर्टिकल 1 जहां लिखा था उसी के नीचे आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 में लिखा है, आर्टिकल 1 का 2, आर्टिकल 1 के 2 में है कि शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में राज्यों के नाम निर्दिष्ट है, अनुसूची 1 में लिखा। एक और जानने की बात यह कि अच्छा, एक चीज और, एक बार एग्जाम में आया कि जिसे मैं अभी बात हो रही थी, भारत जो है सब लिखा जाता है, विभक्त राज्यों का, भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ये सवाल आया सिविल सर्विसेज में, भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ये था, रीजन दिया था क्योंकि वही बात दिया था, क्योंकि आर्टिकल 3 के अंतर्गत केंद्र किसी भी समय साधारण बहुमत से राज्यों के
क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है। कहने का मतलब कि भारत में संघ तो स्थिर है लेकिन राज्य आ जा सकते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है? कारण यही है कि साधारण बहुमत के द्वारा। ये सही है और जो है व्याख्या करता है। तो ये तो खास करके इस चैप्टर से इसी तरह के सवाल आते हैं, और बहुत संभव है कि आते हैं और आएंगे। और एक बात और कि 1950 के भारत के मूल संविधान में जो अनुसूची 1 थी, शेड्यूल 1 में कुल 29 राज्य थे। अब एक सवाल और बन जाएगा यही कि भारत के, हाँ, ये वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक। दूसरा, भारत के मूल संविधान में कुल 29 राज्य थे। ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स। ऑन 26 जनवरी 1950 इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 29 स्टेट्स। दे दिया। एक सही है, बी 2 सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। क्या सही है? अगर ये आपको पता है कि 29 राज्य है तब तो दोनों सही है। अगर इस समय पता है कि 28 राज्य हैं तो आपको लगेगा ये तो सही है। ये सही है तो इसका मतलब हो गया कि ये गलत है, दोनों गलत वाला गलत है। और क्या होगा? भारत के मूल संविधान में अगर ये आपको पता है कि 29 राज्य हैं तब तो कह देंगे कि दोनों सही हैं। अभी बताया ना, अगर 29 नहीं पता है, अगर कॉमन सेंस लगाना शुरू किए, आज का तो पता है कि 25 थे, बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 26, 27, 28, तेलंगाना 29 हो गए थे, जम्मू कश्मीर उधर चला गया, यूटी होके जम्मू कश्मीर, लद्दाख उधर 7 से 9 हो गया, बचे 28। आज की स्थिति तो आपको क्लियर है कि ये 28 से ये सही है। अगर ये अच्छी तरीके से मालूम नहीं, अगर इसमें लॉजिक लगाने लगेंगे तो होगा यार उसके बाद से तो 29 राज्य थे, 28 के बाद तो बहुत सारे राज्य, 29 राज्य कैसे होंगे? एक राज्य ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। और काफी लोगों ने अंदाज से सही कर दिया था उसको। सवाल ये था कि एजर्सन दिया था ए। भारत के उस समय 25 राज्य हुआ करते थे। भारत में 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये था 25 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। और हाँ, का कथन था, एजर्सन 1 था, एजर्सन 2 दिया था कि भारत के मूल संविधान में कुल 4 श्रेणी के राज्य थे, ए, बी, सी, डी। ये दिया था। और ये दिया, फिर वही दिया था कि कथन ए सही है, कथन बी सही है, या कथन ए सही है, वे उसकी व्याख्या करता है, कथन ए सही है लेकिन वे उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है।
हाँ, यहाँ दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये 25/7 उस समय 25/7 थे वाकई में भारत के मूल संविधान में। तो हम यही आना चाह रहे थे कि भारत के मूल संविधान में राज्यों को 4 कैटेगरी में रखा गया था, ए बी सी डी। ए में 9, बी में 9, सी में 10, डी में 1, कुल मिला के टोटल 29। ठीक है। ए में कौन थे? जो गवर्नर शासित थे, रूल्ड बाई गवर्नर। बी में कौन थे? प्रिंसिपली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर। सी में क्या थे? चीफ कमिश्नर, यानी मुख्य आयुक्त और कुछ प्रिंसिपली स्टेट्स, और इसमें था एक अंडमान एंड निकोबार अकेले था। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो अगर देखें तो 26 जनवरी 1950 को शेड्यूल 1 में भारत के राज्यों की 4 श्रेणियां थी, ए बी सी डी, ये कंफर्म होना चाहिए। ए में 9, बी में 9, सी में 10, डी में 1 राज्य। ए में उनको रखा गया था 9 जो थे, जो गवर्नर रूल होते थे। बी में वो थे जो प्रिंसिपली स्टेट थे विद लेजिस्लेचर। सी में कौन थे? जो चीफ कमिश्नर के द्वारा शासित होते थे, कुछ प्रिंसिपली स्टेट थे विलेज विलेज। डी में क्या था? डी में अंडमान एंड निकोबार था। ये कुल 29 थे, ये जानने की बात है। और आज 28/9। तो भारत के संविधान में ये बात हो गई हमारी मोटी मोटी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। अब हम पढ़ें कि राज्यों का, हम थोड़ा सा पीछे जाए तो देखें 1917 में से कांग्रेस ने जो है 1917 से कांग्रेस ने जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो, इसके लिए तमाम राज्यों में तमाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया गया और भाषा को बढ़ावा दिया गया राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए। और 1917 में उनका किया गया जो काम था वो 30 साल बाद 1947 में जब आज़ादी मिली तो उनके लिए एक तरीके से बैकफायर किया, जिसे उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ था, ये कांग्रेस की मांग थी। अब वो भाषा की आधार पे राज्यों का गठन हो, यही मांग अब आज़ादी के बाद कांग्रेस के सामने खड़ी हुई। और जाहिर सी बात है कि भारत के विभाजन के बाद इतने दंगे हुए और देश सांप्रदायिक रूप से आग में जल रहा था, और किसी मसले को लेकर के भले ही नेहरू, गांधी और पटेल में मतभेद रहा हो, लेकिन अब राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो, इस बात से सहमत तीनों में से कोई नहीं था। इसकी वजह यही थी कि अभी धर्म के नाम पे देश बटा और सांप्रदायिकता और जिस तरह से हिंसा चल रही थी, उनको पूरा डर था कि जब यही भाषाई आधार पे जब विवाद शुरू हो जाएंगे तो देश में इतनी भाषाएं हैं कि फिर भाषा के नाम पे दंगे होंगे, विरोध होंगे। हालांकि भाषाई आधार पे जो राज्य बना उसका आज जो अंजाम है वो हमारी उस आशंका को निर्मूल साबित किया। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ करके ये एक तरीके से देश की एकता को बढ़ाने वाला ही रहा। लेकिन उस समय इस बात की चिंता ज़्यादा थी कि अगर भाषाई आधार पे तत्काल फिर से राज्यों का मांग उठी और उसको मान लिया गया तो फिर से देश की स्थितियां जटिल हो सकती हैं। इसलिए लेकिन राज्यों के अंदर खास करके मद्रास
एक बड़ा राज्य था। मद्रास के अंदर तेलुगु, तमिल, मलयाली और कन्नड़ चारों भाषा बोलने वाले लोग थे। इसमें तेलुगु जो है बहुमत में थे। तेलुगु हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। तो तेलुगु भाषी जो है अपने लिए आंध्रा की मांग जो है, आंध्र प्रदेश की मांग बड़े जोर शोर से करना शुरू किए और ये मांग चली रही थी। और भी राज्य जो है भाषा के आधार पे दबाव बना रहे थे कि राज्यों का ये जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी, ये तो महज एक तरह से यथास्थितिवाद कायम करने वाली बात थी। फिर से भाषाई मांग को देखते हुए कांग्रेस ने जो है एस.के. धर 1948 जून में धर आयोग, सबसे पहला आयोग कौन था? भाषाई राज्यों के पुनर्गठन की मांग को विचार करने के लिए था धर आयोग। याद कर लो, ये जून 1948 में एस.के. धर साहब थे। एस.के. धर साहब थे, ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे। इसमें पन्नालाल और जगत नारायण लाल दो सदस्य और थे। तो धर आयोग एक क्या कहा जाए कि इसे भाषा आयोग का गठन किया गया, प्रोविंशियल लैंग्वेज कमीशन, एस.के. धर साहब की अध्यक्षता में, कि वो इस बात पे विचार करे कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज जानने की है कि यहाँ पे एस.के. धर साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, प्रांतीय भाषा आयोग जो बना, कमीशन बना, उसमें 2 सदस्य और थे। कौन थे? पन्नालाल जी थे और जगत नारायण जी थे। ये पहला आयोग था। आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दिसंबर 1948 में दी और उन्होंने डिनाइल मोड में थे, उन्होंने डिनाई कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए, न कि भाषाई आधार पे। उनके इतना कहते ही बखेड़ा खड़ा हो गया, हल्ला मच गया। उनको एक दूसरी कमेटी बनानी पड़ी। कांग्रेस की कमेटी बनी कि क्या कहते हैं, जेवीपी, आपने सुना होगा इसको, जेवीपी समिति, जेवीपी आयोग, जेवीपी समिति। अब जेवीपी समिति में एक बार देख रहे थे, बड़ा सुंदर सवाल आया था। जेवीपी में ए जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल और तीसरा पट्टाभी सीतारमैया। जिसको ही क्लियर हो उसके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक में दिया हुआ था, अगर जो थोड़ा ज्यादा पढ़ रहा है, धर कमीशन में पन्नालाल जी थे, उसमें दिया था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पन्नालाल। पन्नालाल आईसीएस अफसर से रिटायर हुए थे, एक थे, और जगत नारायण लाल जी एडवोकेट थे। तो ये पन्नालाल दिया हुआ था, तो जिसे एकदम क्लियर है, रटा हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसे पट्टाभी और पन्नालाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, जो कि पन्नालाल भी थे धर आयोग में जो है, तो कंफ्यूजन हुआ तो डूब गया। तो याद रहे, बिल्कुल हटा रहा है। इन तीनों की कमेटी बनाई गई। ये पूछा गया, इनसे भी कहा गया, ये दिसंबर 48 में बनाई गई थी। 49 में जब इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया,
तो इन्होंने भी कहा कि यूनिटी, सिक्योरिटी और आर्थिक आधार पे ही जो है राज्यों का गठन होना चाहिए, या कहिए कि भाषाई आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन की बात इन्होंने भी खारिज कर दी। तो दो आयोग आया, धर आया, जेवीपी आया। धर आयोग एसके धर साहब थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, पन्नालाल जी, जगत नारायण लाल जी उनके मेंबर थे। दूसरी कमेटी, एक बार एग्जाम में आया था ऐसे कि भाषाई आयोग को लेकर के समिति की स्थापना की गई, धर आयोग, दूसरा धर आयोग कामा, जेवीपी आयोग, तीसरा फजल आयोग, फिर क्रम पलट दिया, जेवीपी आयोग, फिर धर आयोग, फिर फजल अली, फिर आगे कर दिया फजल अली। तो ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले धर कमीशन, देन जेवीपी, देन फजल कमीशन, ठीक है। तो इन्होंने भी इसको मना कर दिया। अब क्या था, अब बहुत बवाल शुरू हुआ। सबसे ज्यादा परेशानी आंध्रा में थी। आंध्रा था ही नहीं उस समय, क्या थी, मद्रास था। मद्रास में तेलुगु भाषी अपने अलग राज्य आंध्रा के लिए जबरदस्त आंदोलन के मूड में थे, और आंध्रा के नेता, गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलू का नाम सुना है किसी ने? पोट्टी श्रीरामुलू 1901 में पैदा हुए थे, 1952 में मर गए बेचारे, 50 वही। पोट्टी श्रीरामुलू के अनशन के बाद मालूम है कि आमरण अनशन पर थे, इसके दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के चलते सरकार पे इतना दबाव पड़ा कि आंध्रा की मांग माननी पड़ी है। वहीं से जो है बात आई, राज्यों का गठन की चर्चा के अमल में आना शुरू हुआ। लेकिन यहां एक चीज और बताते चलें साथ साथ कि अगर ये सवाल ये आ जाए कि आंध्रा की डिमांड के लिए आमरण अनशन किए, सबसे पहले आमरण अनशन किया था ए पोट्टी श्रीरामुलू, बी कोई और दे दिया, सी कोई और दे दिया, डी में दे दिया स्वामी सीताराम। तो फिर स्वामी ये 15 अगस्त 1951 को संत से राजनीतिज्ञ बड़े स्वामी सीताराम ने तेलुगु भाषा भाषी लोगों के लिए आंध्रा की डिमांड को लेके हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया था, और 5 सप्ताह के लगातार इन्होंने, करीब 35 दिन हो गया तक इन्होंने उपवास किया अलग आंध्रा की मांग के लिए। अब बाद में विनोबा भावे ने इनको मना लिया, इनका आंदोलन जो है, कहा नहीं भैया उपवास खत्म करो, आप जान देने से कहा होगा, मांग है मांग करते रहिए। तो इन्होंने अपना अनशन विनोबा भावे जी के कहने से तोड़ दिया था। और जो है, लेकिन अनशन भले इन्होंने तोड़ दिया, लेकिन मद्रास में घूम घूम करके कि नहीं हमको अपना राज्य चाहिए, अपने आंदोलन को जारी रखा। जो इनकी विचारधारा थी अलग तेलुगु राज्य की अपने भाषा भाषियों के लिए, उसको नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ इन्होंने अपना फास्ट ब्रेक कर दिया था। तो ये 5 सप्ताह का उपवास सबसे पहले इन्होंने किया था। उसके बाद इनकी बारी आती है। 51 की घटना ये है, 15 अगस्त 51 से। उसके बाद जानते हैं हम कि 52 में आम चुनाव हुए देश भर में। जब 52 में आम चुनाव हुए तो राज्यों में भी चुनाव हुए। जब राज्यों में चुनाव हुए तो मद्रास की जो तेलुगु भाषा भाषी 145 सीटें थीं, तेलुगु भाषा भाषी जो 41 सीटें थीं, उसमें से 43 ही कांग्रेस जीत पाई। कांग्रेस
बाकी 102 पे हार गई। यानी तेलुगु प्रभावित जो भाषा प्रभावित जो सीटें थी 145, उसमें से 43 जीत पाई। कांग्रेस के लिए लोगों के मन में गुस्सा था, अपना राज्य चुकी वो नहीं पा रहे थे, और खास करके पंडित नेहरू जी के और राजा जी नो डाउट वहां के बहुत बड़े नेता थे, बड़े महान शख्सियत थे वो थे। और पंडित नेहरू जब वो खुल के बोला करते थे, नहीं भाषा के आधार पर गठन नहीं होगा ना, भाषा में संभव नहीं है। तो ये कांग्रेस जब हारी वहां पे, तो कांग्रेस में भी खलबली मची और धीरे धीरे ये मांग और जोर पकड़ना शुरू की। आगे चल के हम देखते हैं कि फिर पोट्टी श्रीरामुलु ने जो है 56 दिनों तक जो है लगातार अनशन किया, और पोट्टी के बारे में जानते हैं, गांधीवादी थे, स्टंट गांधीयन थे, गांधीवादी थे, अहिंसा, हरिजन उत्थान, ये सब सत्याग्रह के माध्यम से गांधी के सिद्धांतों को प्रचार करना, अछूतोद्धार। 1946 में हरिजनों के मंदिर प्रवेश को लेकर के उन्होंने बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया था, जिसे गांधी जी के कहने पर उन्होंने खत्म किया। अब ये आंध्रा की मांग को लेकर के 56 दिन के अनशन के प्रभाव के चलते पूरे मद्रास राज्य में हिंसा, आगजनी, सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ ये सब चल रहा था। अंत में हालांकि कुछ समय पहले तक पंडित नेहरू राजा जी इनके आंदोलन को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दबाव बढ़ता गया हिंसा को देख करके, अंत में जो है इनकी मृत्यु हो गई 56 दिन के बाद। उसके बाद तो फिर मद्रास में तेलुगु भाषियों द्वारा जम करके सरकारी कार्यालयों पे, ट्रेन पे और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पे हमले किए गए, और अंत में जाकर के पंडित नेहरू के घोषणा करनी पड़ी कि वो जो है आंध्रा की मांग मान रहे हैं, और आंध्रा बना 1 अक्टूबर 1953 को। कब बना? आंध्रा की घोषणा की गई, आंध्र राज्य की घोषणा की गई, और इसकी राजधानी कुर्नूल को बनाया गया। और राजधानी के सेरेमनी में पंडित नेहरू आए, वो चीफ गेस्ट थे, राजा जी भी थे। अंत में क्या कहा जाए, पोट्टी श्रीरामुलु का बलिदान आंध्रा के निर्माण में काम आया। और एक बात इसमें यह भी ध्यान देने की है कि करीब करीब जब उनकी मृत्यु हुई उसके 4-6 दिन पहले ही राजा जी और पंडित नेहरू उनकी मांग को मांगने को राजी हो गए थे, लेकिन दोनों लोगों के कम्युनिकेशन आते जाते 2-3-4 दिन का जो समय लगा, उसी में उनका देहांत हो गया। और मोटा मोटी पंडित नेहरू ने राजा जी को लिखा था, कब 4 दिन पहले लिखा था कि अब इसकी मांग मांगने का समय आ गया है, और उन्होंने, राजा जी ने कहा था कि अब इनको दिल्ली बुला लिया जाए। और ये तार आने जाने मिलने में कम्युनिकेशन का इतना अच्छा साधन नहीं था शायद, तो उसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से आंध्रा बना, और अब आंध्रा के बनते ही तो फिर जो है तमाम और राज्यों ने भाषाई आधार पे अपने अपनी मांग उठाना शुरू कर दी। प्रदेशों द्वारा की जा रही मांग को देखते हुए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया। ठीक, फजल अली आयोग, इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली साहब का पूरा नाम
था खान बहादुर सैयद सर फजल अली, और दूसरे सदस्य थे कौन थे? के.एम. पन्नीकर साहब, के.एम. पन्नीकर। और तीसरे सदस्य थे, ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 जो है 3 मेंबर था, 3 सदस्यीय था, 3 मेंबर कमेटी। और तीसरे थे एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक, इनके बारे में थोड़ा जान लें कि ये न्यायाधीश थे, जज थे, और बाद में असम और उड़ीसा के गवर्नर रहे। खान बहादुर आप जानते होंगे कि एक टाइटिल है, जैसे खान टाइटिल अल्लाइव उपाधि मिलती थी, जो मुगलों के समय से चली आ रही थी। जो लोग कोई सुल्तान के लिए कोई फेथफुल वर्क करते थे, या जो है क्या कहते हैं उसको, कोई वेलफेयर वर्क करते थे, फेथफुल या वेलफेयर वर्क करते थे, तो उसे खां की उपाधि दी जाती थी। और ये जानते हैं आप कि खां से बड़े खां साहब के ऊपर खां बहादुर, तो खान बहादुर की उपाधि जो है खान से थोड़ा ऊपर की थी, खान साहब से। ठीक, खान बहादुर ये एक टाइटिल है। और ये किसको दी जाती थी? ये मुस्लिम्स को और नॉन हिंदूज को, मुस्लिम को और नॉन हिंदूज को ये टाइटल, ठीक है, दिखाई दे रहा है, दी जाती थी। और इसी के समानांतर हिंदुओं को क्या दिया जाता था? राय साहब और राय बहादुर, ये टाइटल थी। ये कोई फेथफुल वर्क के लिए या कोई बड़ा अच्छा सोशल वर्क करता था तो उसको दी जाती थी। ये इनका परिचय हो गया। के.एम. पन्नीकर साहब को आप सब लोग जानते हैं, इतने बड़े इतिहासकार, पत्रकार, राजनयिक डिप्लोमेट थे, राजनयिक, पत्रकार और इतने बड़े इतिहासकार। ठीक, और हृदयनाथ कुंजरू साहब को पता है आपको क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे और जो है संविधान सभा के सदस्य भी रहे। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो इनको ये काम सौंपा गया सरकार के द्वारा कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो, जो आंध्र बनने के बाद मांग जोर पकड़ रही थी, उसका आधार क्या हो। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है, इन्होंने रिपोर्ट अपनी कब दी? 55 में। और इन्होंने जो आधार सुझाए, वो आधार क्या थे? वो आधार नंबर 1 था, अच्छा, इन्होंने भाषाई आधार पर उन्होंने भाषा को राज्य के गठन के लिए एक मुख्य आधार तो माना, ठीक, किंतु वन लैंग्वेज वन स्टेट, यानी एक भाषा एक राज्य, इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि एक भाषा एक राज्य के आधार पर राज्य का गठन, भाषा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये उन्होंने माना। और उन्होंने उन 4 कारकों की, 4 फैक्टर्स की पहचान की जिसके आधार पे कि किसी नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। पहला फैक्टर क्या था? पहला उनका था कि प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी। कहने का मतलब एकता व सुरक्षा का, हाँ,
संवर्धन व संरक्षण, हिंदी में एकता व सुरक्षा का संरक्षण और संवर्धन। दूसरा कारण उन्होंने माना कि आर्थिक और आर्थिक कारणों से या प्रशासनिक, आर्थिक और प्रशासनिक व वित्तीय, ठीक है, आर्थिक, प्रशासनिक व वित्तीय कारणों के आधार पर भी राज्य का गठन किया जा सकता है। हाँ, अंतर है, बताएंगे आगे। ये इकोनॉमिक और फिनेंशियल, आर्थिक और वित्तीय, ये इसके आधार पे किया जा सकता है। तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि भाषा व संस्कृति, भाषा व सांस्कृतिक, कहिए सांस्कृतिक एकता को भी आधार बनाया जा सकता है। चौथा फैक्टर उन्होंने बताया, क्या? चौथा उन्होंने बताया कि प्रत्येक राज्य देश के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बनाना तथा उनका संवर्धन करना, ठीक है। और ये कारण शायद आज तक अगर किसी राज्य का गठन करना हो तो हमारी समझ से पर्याप्त कारण है कि आप पहले तो देश की सिक्योरिटी और यूनिटी को देखेंगे किसी राज्य को बनाने के पहले, फिर ये देखेंगे कि इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिनेंशियल फिजिबिलिटी कितनी है, फिर हम ये देखेंगे कि हाँ, भाषा एक फैक्टर है, भाषा और सांस्कृतिक एकता को भी आधार बना सकते हैं आप। और किसी स्टेट को इस तरह से डिवाइड किया जाए कि न सिर्फ उस स्टेट का डेवलपमेंट हो बल्कि पूरे देश का एज ए होल, उसके लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाएं, जो भी डेवलपमेंट प्लान बनाए जाएं एज ए होल, उससे भी देश के साथ साथ, उस प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का जो है कल्याण हो, उसका प्रमोशन हो, उसका प्रोटेक्शन हो। तो ये सारे ये फैक्टर्स जो है इन्होंने ये 4 कारण बताए। और सरकार ने जो है थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ फजल अली की साहब की द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा को क्या किया? स्वीकार कर लिया। और हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि जो है जो 4 कैटेगरी के राज्यों की व्यवस्था थी, आपको पता है, ABCD 4 तरह के राज्य थे, अब बता रहे थे पीछे, इन चारों को ख़त्म करने की बात उन्होंने कही। और अंत में जब 7th अमेंडमेंट के द्वारा 1956 में, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956, ठीक, 7th अमेंडमेंट था और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के नाम से तो 2 कैटेगरी के राज्य रखे गए। आप जानते हैं 2 कैटेगरी, 14 + 6, 14 स्टेट्स रखे गए और 6 यूटीज रखी गई। ये याद रखने की बात है। ये कब की बात है? ये किया गया 1 नवंबर 1956 को। ये डेट याद रखना है आपको, ठीक है। ये चल नहीं रही है तो इसमें से ये चलिए, ये जो है 1 नवंबर 1956 को जो है एक्ट लागू हुआ और 14 स्टेट और 6 यूटीज की व्यवस्था की गई। ये रही राज्य पुनर्गठन की बात। इसके बाद से हुआ क्या
ये तमाम, जैसे आप देखें कि आपको पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ें छोटी छोटी कि कब कब कौन कौन से राज बने, कब उनके नाम बदले, ये सब किताब में डिटेल में है, आप इसको देखेंगे। कुछ हम बता देते हैं यहाँ पे, जैसे कि उत्तर प्रदेश उस समय नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था। यूनाइटेड प्रोविंस 1950 में उत्तर प्रदेश बना। ठीक, मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य भारत था, और उस समय भोपाल राज्य था, और विंध्य स्टेट था, और विंध्य राज्य, विंध्य प्रदेश कहिए, विंध्य प्रदेश, ये मिलकर के मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ये बताइए दिए कि मद्रास से जो है तेलुगु भाषी लोगों को लेकर के क्या बना था, आंध्रा बना था। 1956 के बाद जो हैदराबाद के तेलुगु भाषी लोग थे, ठीक है, उनको भी जो है आंध्रा में मिला दिया गया। ठीक है, और अजमेर राज्य था उस समय, उसको राजस्थान में मिला दिया गया। ठीक, और क्या था, पटियाला और पूर्वी पंजाब व पटियाला को मिला करके पंजाब बना। ठीक, और इसी तरीके से त्रावणकोर, मालाबार व कसरगोड, तीनों को मिला के केरल बना। ठीक है, त्रावणकोर, मालाबार और कसरगोड, ये तीनों मिला करके केरल बना। और मद्रास से ही जो है लक्षद्वीप, अमेनी द्वीप व मिनिकॉय को अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और इसी तरीके से कुर्गा कर्नाटक में आया। इस तरह से बने। उसके बाद 1956 में ये सब होने के बाद भी जो है 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी जो है भाषाई और सांस्कृतिक आधार पे राज्यों के विभाजन की मांग नहीं रुकी। जैसे आप जानते हैं कि 1960 में क्या हुआ, मुंबई, ठीक, से क्या बना, गुजराती भाषा बोलने वालों का राज्य गुजरात बना, और मराठी का महाराष्ट्र बना। ठीक, 1963 में नागालैंड, नागा पहाड़ी और असम के त्वेंसांग को मिला के त्वेंसांग एक नया राज्य नागालैंड बना। ठीक, 1966 में पंजाब से ही सहाय आयोग की अनुशंसा पर क्या हुआ, पंजाबी भाषा का पंजाब और हिंदी भाषा का हरियाणा बना। ठीक, इस तरह से 1992 में जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य है जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। आगे आप देखेंगे तो सन 2000 में 26वां, 27वां और 28वें राज्य बने।
ये थे छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड व झारखंड। इसका क्रम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पहले बहुत आ चुका है, पहले करंट में आया था, हो सकता है किसी और तरीके से आ जाए। 26वां, 27वां, 28वां छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से काट करके बना। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। 2006 में संशोधन के द्वारा इसका नाम उत्तरांचल से बदल करके उत्तराखंड किया गया। ठीक, 2006 में ही क्या किया गया, 2006 में ही पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी किया गया। पुद्दुचेरी क्यों किया गया? चूँकि ये तमिल शब्द था, अंग्रेज़ों ने पुद्दुचेरी को पांडिचेरी कर दिया था। और सॉरी, वहाँ पे फ्रेंच बस्ती थी, फ्रेंच वहाँ 300 साल से थे, उन्होंने जो है इसको पुद्दुचेरी कर दिया था। तो बाद में इसका नाम पुद्दुचेरी तमिल, तो इसका मतलब होता है नया गांव, ये तमिल भाषा का शब्द है, तो ये कर दिया। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सवाल जो है मैचिंग में आते हैं। इसे दे देगा मुंबई, इसे दे दिया गुजरात, सन दे देगा 1960, ये दे देगा सन, ये बंदा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR, आगे सन दे देगा, मैच कराना होगा, या कोई स्टेटमेंट दे दिया, एचरसन रीजन में दे दिया, या विच वन इज़ फॉल्स, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो इस तरह के सवाल अगर ये पढ़े रहेंगे, ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया। 1972 में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश ये यूटी बने, यूनियन टेरिटरी बने, और मेघालय राज्य बना। ठीक है, मेघालय स्टेट बना। ठीक है, 1972 में, ठीक है, 1972 में क्या हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नेफा भी कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी, फ्रंटियर एजेंसी। ये नेफा, ये बने मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल, ये यूटीज बनी, और स्टेट बना मेघालय। ठीक, ऊपर वाला मिटा दें अब। और 1987 में गोवा, मिजोरम व जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य बना। ठीक, 1987 में गोवा बना, पूरा राज्य बना, पूर्ण राज्य बना। लेकिन यही नहीं, मिजोरम और जो है अरुणाचल प्रदेश भी राज्य बने। तो ये राज्य कब कब बने इसको बता दिए। 2014 में आप जानते हैं तेलंगाना बना, 2014 में तेलंगाना बना। ठीक, और हमको मालूम है कि तेलंगाना को लेकर के 19 स्टेट्स और 7 यूटीज थी। और तेलंगाना जानते ही आंध्रा में कई बार छेड़छाड़ हुई। 53 में मद्रास से तेलुगु भाषी आंध्रा बना, उसके बाद से हैदराबाद के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाया गया, फिर ग्रेटर आंध्रा। ठीक है, इसकी राजधानी हैदराबाद बनी, और बाद में तेलंगाना अलग हुआ, फिर आंध्रा बचा हुआ भाग रहा। तो ये यूटीज 7 थी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, एक माइनस हो गया, 28 स्टेट्स हो गए, और यहाँ पर जो है 2 यूटीज हो गई, जम्मू कश्मीर है लद्दाख। ठीक है, ये 2 यूटीज हो गई, तो 9 हो गई। आज की तारीख ये है कि 28 स्टेट्स और 9 यूटीज हैं। ठीक है,
तो ये मोटा मोटी ये सारी चीज़ें हुई। इसको अगर आप संघ के सहित याद रखेंगे तो ये बहुत बार एग्ज़ाम में या तो इंडिविजुअली आता है या फिर मैचिंग में आएगा या तो फिर ये क्या आएगा। अब जो है अब एक दो चीज़ हम और देख लें इसमें कि भारत में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो क्या स्थिति थी? ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रांत थे, और क्या था? देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और थर्ड क्या थी? थर्ड ये था कि फ्रेंच व पुर्तगीज की पुर्तगाली बस्तियां भी थीं। तो सत्ता का हस्तांतरण हमें अंग्रेजों इंग्लिश से हो रहा था, ब्रिटेन से हो रहा था, न कि फ्रेंच और पुर्तगाल से। अच्छा, ये ब्रिटिश देसी रियासतें भी जो है ब्रिटिश सरकार का हिस्सा नहीं रही हों, लेकिन ये ब्रिटिश शाही के अधीन थी, क्राउन के अधीन थी, सरकार के अधीन न रही हों। और ये फ्रेंच पुर्तगीज बस्तियां जो थीं, जैसे क्या था बताया मैंने, गोवा, दमन व दीव, और क्या था? दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, दादरा नगर और हवेली, और क्या? पांडिचेरी, सिक्किम रियासत, और क्या था? इतनी थी? कुछ छूट रहा है इसमें? नहीं छूट रहा है। गोवा की स्थिति क्या थी इसमें? ये गोवा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, ये जो है पुर्तगाल के अधीन थी, और ये जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में थी, फ्रेंच कॉलोनी थी एक तरीके से। ठीक, तो देश भर में जो आज़ादी की लहर चली थी, वो लहर गोवा में भी थी। गोवा के लोग भी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। और एक चीज़ और बताए थे, उस दिन एग्ज़ाम में आया था कि गोवा की वह कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें गोवा का मुक्तिदाता कहा जाता है, या जिनकी गोवा को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो कौन से राष्ट्रीय नेता थे। तो इस विषय में ये सिविल सर्विसेज में आ चुका है, एक बार स्टेट में आया है, सेंट्रल में नहीं पता। तो इसमें जानने से पहले हम ये जान लें कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1942 में, तो जयप्रकाश बाबू और जो है लोहिया जी, ये दोनों लोग लाहौर जेल में बंद थे। ये सवाल भी यूपी पीसीएस में आया हुआ है, ऐसे ही आया हुआ है वो कि जो है 1942 की क्रांति में जयप्रकाश नारायण जी को किस जेल में बंद किया गया था। आया था फला 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 4 ऑप्शन था लाहौर में, मालूम है ना, याद है ना? तो ये था। तो आएगा तो आप अगर दोबारा कभी इससे मुकाबला होगा तो बता देंगे आप लाहौर में बंद थे। गांधी जी के प्रयास से वहाँ इनको बहुत प्रताड़ित किया गया, और गांधी जी के प्रयास से इन्हें जेल से आज़ादी मिली। जेल से छूटने के बाद ये आ गए कहाँ? ये आए गोवा स्वास्थ्य लाभ के लिए असोलना गांव में। असोलना गांव है गोवा में, वहाँ ये ठहरे हुए थे। तो वहाँ जब गोवा के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जब उनको इस बात की खबर लगी
कि राम मनोहर लोहिया जी यहाँ आए हुए हैं, तो वो सब लोग उनसे अपनी आज़ादी में मदद मांगने के लिए पहुँच गए। और 18 जून 1948 को, ठीक है, 18 जून 1948 को मड़गावा जगह है, जानते होंगे, मड़गावा डॉक है, मड़गावा में एक रैली आयोजित की गई और ये कहा गया कि लोहिया जी उस रैली में शिरकत करेंगे। लोगों में बड़ा उत्साह था। रैली के समय जो है वहाँ के पुलिस कमिश्नर आए, उन्होंने पिस्तौल तान ली, लेकिन लोहिया जी ने बिना झिझके हुए उनको डांट करके उनको संयम से रहने का हिदायत दी। जाहिर सी बात है कि दूसरी हुकूमत से लड़ते हुए इस तरह से बिंदास होकर के और एक पुलिस कमिश्नर को झिड़क देना लोगों के आत्मबल बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। वहाँ से उनको तो, लोहिया जी को तो राज्य से बाहर कर दिया गया, लेकिन बाद में उनका लिखा हुआ भाषण पढ़ा गया जो अखबार में छपा और पूरे गुजरात, गोवा में ही नहीं पूरे देश में उसको प्रशंसा हुई। और गोवा के क्रांतिकारियों में जो सत्याग्रही थे उन गोवा के जो क्या कहा जाए उनको राष्ट्रवादी जो नेता थे, उनके भीतर इससे बड़ा आत्मबल बढ़ा। और इनको कुछ लोग गोवा का मुक्तिदाता, गोवा का गांधी कहते हैं। तो अगर कभी एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आता है तो आप राम मनोहर लोहिया जी को याद रखिएगा। ठीक है, ये छोटा सा इतिहास था, हम पीछे से चले गए थे। तो हम देख रहे थे कि गोवा में आज़ादी की लड़ाई हो रही थी। गोवा में भी लोग आज़ादी के लिए प्रयासरत थे। अच्छा, उस समय गोवा, दमन और दीव तीनों एक ही साथ थे और गोवा की राष्ट्रवादी ताकतों ने इकट्ठा होके, राष्ट्रवादी ताकतें हों एकत्र होके, जान लीजिए एकत्रित गलत शब्द है, वो नहीं होता है एकत्रित, हिंदी में आप पढ़ते होंगे, एकत्रित गलत है, ये एकत्र होता है, ये कोई शब्द नहीं है एकत्रित। राष्ट्रवादी ताकतें एकत्र होके दादरा और नागर हवेली पे उन्होंने जो है दादरा नागर हवेली पे अटैक कर दिया और वहाँ पर जो है नागरिकों की क्या बना ली, पंचायत बना ली, एक पंचायत बना ली 1954 में नागरिकों की एक पंचायत बना ली। ठीक है, और इन्हीं पंचायत के सहारे 1961 तक, जब तक कि यूनियन टेरिटरीज नहीं बना गोवा, ये दादर नगर हवेली का शासन चलता रहा। तो ये रही दादर नगर हवेली की कहानी। उसके बाद से गोवा पे मालूम है आपको कि पुर्तगालियों का कब्जा तो 1510 से ही था और भारत सरकार चाहती थी कि कूटनीतिक तरीके से गोवा छोड़ करके चली जाए। बार बार अपील की जा रही थी उनसे, लेकिन उनका ये तर्क था कि जब गोवा यहाँ आया था तो उस समय जो है भारत गणराज्य था ही नहीं। तो ये लग गया सरदार को, पंडित जी को, कि अब जो है बिना युद्ध से काम नहीं चलेगा। शुरू में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बाद गोवा ने बौखला करके, अब जानते हैं ये भारत की सीमा है, यहाँ आएंगे तो ये अफ्रीका है, यहाँ से लगा हुआ जो है अंगोला से जो है सैनिक बुलाना शुरू कर लिए और 8000 सैनिक फौज इकट्ठा कर लिए भारत से लड़ाई लड़ने के लिए। इसमें अफ्रीकी और पुर्तगाली और भारतीय तीनों तरह की सेना थी। अब ये खबर जब पहुंची तो तय हो गया कि गोवा जो है मानने वाला है नहीं। तो अंत में जो है सरकार ने विवश होकर के ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। क्या किया? ऑपरेशन विजय। 2/12/1961 को ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है। गोवा मुक्ति के लिए चलाया गया था ऑपरेशन घंटा, ऑपरेशन झंडू, ऑपरेशन फलनवा, तो ये ऑपरेशन विजय है। ठीक, ये किया। और एयर वाइस मार्शल
कौन थे? ए पिंटो, एयर वाइस मार्शल ए पिंटो को कमान दी गई और उन्होंने गोवा पे हमला कर दिया। गोवा पे हमला भी बड़ा अच्छा था। दमन और दीव, दमन और दीव, दमन पे जो है मराठा इन्फेंट्री को लगा दिया गया और दीव में जो है राजपूताना सेना को भेजा गया और इधर से ऊपर से हवाई हमला एयर वाइस मार्शल पिंटो को दे दिया गया और इधर समुद्र की तरफ से INS दिल्ली तैनात कर दिया गया। गोवा की ये सिचुएशन थी, अगर यहाँ थी तो गोवा दमन और दीव के लिए, दमन के लिए मराठा इन्फेंट्री भेज दी गई, दीव के लिए राजपूताना जमीन पे हवाई हमले की जिम्मेदारी दी गई। अरब सागर में उतार दिया गया एयर वाइस मार्शल ए पिंटो साहब को और इधर उनको जो है बैकअप करने के लिए इधर अरेबियन सी से INS दिल्ली लगा दिया गया और 19/12/1961 को पुर्तगाल हतप्रभ रह गया कि शांतिप्रिय भारत के अचानक हमले से तो पुर्तगाल की हालत खराब हो गई और जो है मैन्यू वासलो डिसिल्वा जो था, जो गवर्नर था, उसने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से आप देखिए कि गोवा जो है शानदार तरीके से भारत का हिस्सा बना। जब गोवा की बात कर रहे हैं तो दमन और दीव इसमें सम्मिलित है। अब आते हैं पांडिचेरी पे। पांडिचेरी के बारे में एक चीज़ ये जान लें कि पांडिचेरी कोई 4 न जुड़ने वाले जिलों से मिलकर के बना है। 4 भाग हैं इसमें पांडिचेरी में। अब पांडिचेरी कह रहा हूँ फिर तो मैं 2006 के पहले पहुँच जा रहा हूँ। ये पुद्दुचेरी कहूँ इसको, पुद्दुचेरी, और 2006 याद कर लीजिए जब पांडिचेरी बना, इसके पहले का पांडिचेरी। तो पुद्दुचेरी का मतलब मैंने बताया ये तमिल भाषा का शब्द है। लोगों ने इसको अपने अंग्रेजों के पहले 300 साल वाले नाम पे मांग हुई, सरकार ने बदला इसको लेकर। इसका मतलब होता है नया गांव, न्यू विलेज। ठीक। पांडिचेरी में क्या क्या है? एक तो सॉरी फिर से पुद्दुचेरी है, कराईकल है, यानम है, दोनों भाषाओं में लिख दे रहा हूँ, यानम हिंदी लिख दे, यानम और कराईकल, यानम और माहे, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसमें पुद्दुचेरी और कराईकल जो है तमिलनाडु से घिरा हुआ है, यानम आंध्रा से घिरा है और माहे केरल। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि पुद्दुचेरी का, तब पांडिचेरी रहा होगा, पुद्दुचेरी का संबंध है 3 किन राज्यों से, याद रखिएगा, ये पुद्दुचेरी और कराईकल और यानम आंध्रा और माहे के सीमावर्ती क्षेत्रों से ये जो है घिरा हुआ है। इसकी तो ये अच्छा, ये क्षेत्रफल वाइज भी अगर आप देखें तो पुद्दुचेरी, कराईकल, पुद्दुचेरी सबसे बड़ा है। पुद्दुचेरी का क्षेत्रफल कितना है? 290 वर्ग किलोमीटर है करीब और 160 किलोमीटर स्क्वायर है कराईकल का और 30 है, दिखाई दे रहा है, यानम का 30 किलोमीटर स्क्वायर और 9 किलोमीटर स्क्वायर है माहे का। ठीक है, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में 290 पुद्दुचेरी है, दूसरे नंबर पे कराईकल है। अगर ज्योग्राफी में है या ज्योग्राफी में क्या जनरल स्टडीज में ही आएगा, जनरल स्टडीज में अगर ये सवाल आता है इसको जो है क्षेत्रफल के घटते क्रम के अनुसार इन डिसेंडिंग ऑर्डर सही है, पुद्दुचेरी, कराईकल, यानम, माहे, माहे, कराईकल, यानम, पुद्दुचेरी, इस तरह से दे दे तो हमेशा याद रखिए इसको कि सबसे बड़ा मैंने बताया 290, 160 कराईकल, ये सबसे छोटा माहे है जो केरल राज्य के संबद्ध है
तो ये इसका क्रम है, हमेशा याद रखें। पुद्दुचेरी, कराईकल तमिलनाडु, यानम आंध्रा, और ये इसके क्षेत्रफल कौन सा। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब पांडिचेरी की कहा, पांडिचेरी में भी ऐसे ही लोग राष्ट्रवादी ताकतें आज़ादी की मांग कर रही थीं। वहाँ क्या किया गया था पांडिचेरी में? वहाँ भी 1954 में जो है भारत में विलय करने के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ थी उनसे जो है मत संग्रह, जनमत संग्रह कराया गया या ओपिनियन लिया गया। उन्होंने भारत में विलय की सहमति दी और 1954 में जो है पांडिचेरी भी हिस्सा बन गया। सिक्किम की कहानी, सिक्किम में आप जानते हैं कि चोग्याल वंश का शासन था। यहाँ ये भी याद रख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में किसका शासन था? डोगरा वंश का आ जाता है ये मैचिंग में, डोगरा वंश का। सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था, ऐसे ही चोग्याल वंश का शासन था। और आज़ादी के बाद 1947 के बाद सिक्किम को प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में रखा गया था। ठीक है, सिक्किम को प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में रखा गया था। और सिक्किम की अहमियत भारत को तब पता चली जब 1962 में क्या हुआ? चाइना का युद्ध हुआ। और 1975 में मिसेस गांधी ने भारत के करीब 5000 सैनिकों को भेजा और जो उन्होंने शाही महल को घेर लिया। उनके जो 250 249 50 सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बंधक बना लिया और जो है वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 97.5% लोगों ने जो है भारत में विलय की सहमति दी। और ये भी याद कर लीजिए कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक, सिक्किम वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फुल स्टेट बाई 36 अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे देशी रियासतों की बात हो रही थी, थोड़ी सी इस पे बात हो जाए। जम्मू कश्मीर की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा हमको मालूम है कि रियासतों का विलय सरदार ने बड़े शानदार तरीके से कर लिया, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं, आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर, दूसरी हैदराबाद और तीसरी जूनागढ़। इन तीनों में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर हम पहले पढ़ चुके हैं। हैदराबाद को देखते हैं, हैदराबाद में क्या हुआ। हैदराबाद अपने समय का एक बहुत बड़ा राज्य था। इसका क्षेत्रफल आप कहें तो इंग्लैंड, इटली आदि कई देशों से बड़ा था। और हैदराबाद का अपना सिक्का, अपनी नोट करेंसी, अपने मुहर, अपनी सेना, ये सारी चीज़ें हैदराबाद की थी। और हैदराबाद की जनसंख्या उस समय 1.6 करोड़ थी। एक बड़ा समृद्ध राज्य था। और वहाँ का शासक कौन था? निज़ाम उस्मान अली जो है वहाँ का शासक था। हमें मालूम है कि 3rd जून प्रपोजल के अनुसार से या तो रियासतों को भारत में शामिल होना था या पाकिस्तान में शामिल होना था या फिर अलग रह सकती थी। तीनों विकल्प उनके पास थे। तो 15 अगस्त 1947 तक जो है 15 अगस्त 1947 तक जो है हैदराबाद के निज़ाम ने कोई डिसीजन नहीं लिया। अल्लाह बताते हैं कि 8 अगस्त या 7 अगस्त को उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा था कि वो एक डोमिनियन स्टेट बनाना चाहते हैं ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत। डोमिनियन स्टेट
वो चाहते थे, लेकिन 15 अगस्त को इन्होंने जो अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, यानी भारत में सम्मिलित नहीं हुए, उसके बाद भी जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त के बाद भी इनसे विलय की बात की और जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा। और एक बात आपको यह भी बता दें कि वीपी मेनन ने अपनी किताब में लिखा है, क्या किताब का नाम था, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि हैदराबाद में उस समय 85% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, 85% पॉपुलेशन हिंदू थी, लेकिन पुलिस, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर मुस्लिम ही थे। और निज़ाम चाहता था कि इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए या आज़ाद ही रखा जाए, भले उसको, हालांकि पाकिस्तान का हिस्सा चाह रहा था बनाना। बाद में स्थितियां और जटिल होती गईं, निज़ाम कुछ नहीं बोला, मतलब निज़ाम ने लॉर्ड माउंटबेटन की बात विलय की अस्वीकार कर दिया। पता चला कि वो चेकोस्लोवाकिया से उसने 30 लाख पाउंड स्टर्लिंग का हथियार खरीदना शुरू कर दिया। जब ये पता चली बात, ये लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार को पता चली, तो उनका माथा तो ठनक गया सुन करके। ठीक है, इसके बाद यही नहीं, ये इन्होंने जो है यूनाइटेड नेशंस में मामले को ले जाना चाहता था, यूएसए के प्रेसिडेंट से इंटरवीन करने की मांग की। ये सब चल रहा था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इत्तेहादे मुसलमीन, या इसमें मजलिसे जोड़ दीजिए, मजलिसे इत्तेहादे मुसलमीन MIM, या इत्तेहादे मुसलमीन कहिए तो IM। इसका संस्थापक कौन था? कासिम रिजवी। कासिम रिजवी ने रजाकरों की जो है, रजाकर की जो है, ये प्राइवेट मिलिशिया थे, एक फौज तैयार कर ली थी। और इस फौज का काम, जो टारगेट, जो उद्देश्य से तैयार की गई थी, यही था कि ये हर हालत में इसका विलय ये पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा था। और या तो फिर वो, ये इस्लाम के क्या कहा जाए कि आतंकी या कट्टर इस्लामी थे। इस 2 लाख की सेना ने जो है कत्लेआम से शुरू कर दिया और हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। और निजाम साहब जो थे वो शांति से बैठे रहे, पहले तो कुछ नहीं बोले निजाम, उस्मान अली शांत थे, और कासिम रिजवी अपना खून खराबा कर रहा था जैसे भी था। बाद में फिर हिंसा के बदले प्रतिहिंसा होती ही है। अंत में उस्मान अली खुल करके सामने आ गया और हालत बड़ी ख़राब थी देश भर में। सरकार की निंदा हो रही थी कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अब सरकार के पास कोई चारा नहीं था और सरकार ने सीधे हस्तक्षेप करके ऑपरेशन पोलो, सैनिक पोलो बहुत खेलते हैं और पोलो के सबसे अधिक ग्राउंड हैदराबाद में थे, इस नाते इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया। और 9/9/1948 को, 9 सितंबर 1948 को ये डिसीजन लिया गया कि अब सैनिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए सेना के साउथ कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी और मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी, मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी, इसकी जिम्मेदारी साउथ कमांड से लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी और
मेजर जनरल जीएन चौधरी को दी गई। जीएन चौधरी साहब आगे चल के चीफ भी बने और ये डिसाइड किया गया मंडे के दिन मॉर्निंग में ने घुसने का फैसला किया और मात्र 108 घंटे चले युद्ध में उनके सेनाध्यक्ष का नाम शायद इदरी क्या नाम था, इदरिस था। उसने जो है जनरल चौधरी के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह से जो है मिलाया गया हैदराबाद राज्य को। ठीक, अब सब लोग थक गए लगता है ना, टाइटनेस आ रही है तो पेन नहीं चल रही। अब थोड़ा सा जूनागढ़ देख लेते हैं, जूनागढ़ देख के ख़त्म करेंगे। जूनागढ़ की बात कर लेते हैं। जूनागढ़ की स्थितियाँ और पेचीदा थी। एक चीज़ और देख लें हम कि इन तीनों राज्यों की स्थिति क्या थी कि जम्मू कश्मीर में 3/4 पॉपुलेशन मुस्लिम की थी, राजा हिंदू थे, डोगरा वंश के। हैदराबाद की स्थिति क्या थी कि 85% हिंदू थे, लेकिन राजा की जो है नवाब उस्मान अली खां मुस्लिम थे। और जूनागढ़ की में भी 80% हिंदू आबादी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ कौन था, महावत खां, वहाँ भी मुस्लिम नवाब था। तो जूनागढ़ का जो मुस्लिम नवाब जो वो था, शासक था उस समय का, वो क्या था, महावत खां। महावत खां नाम याद कर लीजिए, ये सब इसीलिए बता रहा हूँ, ये सब परीक्षाओं में आएगा, फिर खोजेंगे आप लोग इसको। ठीक है, जूनागढ़ का शासक उस समय कौन था, महावत खां था। और महावत खां का की भी कहानी वही थी कि वो जो है पाकिस्तान में विलय करना चाह रहा था, वो भी 15 अगस्त 1947 तक मन बना चुका था। हालांकि इनके शाहनवाज भुट्टो इनके वजीर थे। शाहनवाज भुट्टो ये सिंध के मुस्लिम लीग के लीडर थे, जिन्हें मई 1947 में इनको वजीर बनाया गया। और ये जो है करीगी साहब, शाहनवाज भुट्टो साहब जो है, ये क्या नाम उनका, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के, मोहम्मद दिख रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना के ये जो है क्या थे, पिट्ठू थे। इन्होंने हालांकि अपने जूनागढ़ के कई व्यापारी मंडल के नेताओं वगैरह से जो भी उन्होंने बातचीत की, सारे लोगों ने भारत के साथ विलय के लिए समझ जताई, लेकिन इसके बावजूद भी ये इन्होंने 15 अगस्त 1947 को ये डिसीजन लिया कि ये जो है पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला डिसीजन था। और इससे भी चौंकाने वाला डिसीजन था कि 15 अगस्त 1947 के साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इनको 1 महीने तक पाकिस्तान शांत बैठा रहा। 13 सितंबर को 1947 को करीब 1 महीने से 2 दिन पहले उसने जो है इसको अपना हिस्सा मांगने के लिए, जो ये टू नेशन थ्योरी थी जो है, ये उसी के अगेंस्ट था, जिसके कि जिन्ना साहब सबसे बड़े एडवोकेट थे। और वही था कि जब हिंदू पॉपुलेशन यहाँ 80% थी, चारों तरफ से ये हिंदू राज्यों से घुरा हुआ था, तो ऐसे में पाकिस्तान का वहाँ आने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आगे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इसके बदले अपनी नज़र जो जम्मू कश्मीर पे अड़ाया हुआ था, वो अलग कहानी है। तो ये तार के द्वारा जो है पाकिस्तान ने सूचित 13/9/1947 को किया कि वो जो है इसको अपना हिस्सा स्वीकार कर रहा है। तो ये बात यहाँ आ गई, ख़त्म हो गई। इसके बाद से परेशानी ये थी कि अब कानूनी दृष्टि से तो इनका कदम सही था, इसलिए इसमें सरदार कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन बस 2-3 दिन बाद उन्होंने वीपी मेनन साहब को भेजा, जाइए देखिए वहाँ स्थिति क्या है। इन्होंने यहाँ आने के बाद से जब ये महावत खां से मिलने के लिए गए तो शाहनवाज भुट्टो ने उनको मिलने नहीं दिया। किस्म का बहाना बना करके, गोल गोल घुमा करके और अपनी बात दोहराते रहे। फिर वहाँ से मेनन साहब निराश होकर राजकोट गए। राजकोट से फिर वो मुंबई आए। याद रखिएगा, ये मुंबई आज का मुंबई नहीं है, उस समय गुजरात, पता है ना, हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मुंबई में थे, और गुजरात आज जूनागढ़ गुजरात में है। तो ये मुंबई आए। मुंबई आने के बाद इन्होंने कठियावाड़ा
कठियावाड़ा देसी राजाओं का जो प्रजामंडल था, कठियावाड़ा देसी राजाओं का जो प्रजामंडल था, उससे इन्होंने बातचीत की। बातचीत में दो वहाँ के बड़े, क्या कहा जाए कि राष्ट्रवादी नेता, एक ढेबर भाई थे, ढेबर भाई, इनका पूरा नाम था उच्छंगराव ढेबर, उच्छंगराव ढेबर थे। और दूसरे क्या थे? श्यामल दास गांधी, श्यामल दास गांधी, वो भी जूनागढ़ आंदोलन आज़ादी के बड़े प्रबल समर्थक थे और वंदे मातरम पत्रिका निकालते थे। और उच्छंगराव ढेबर जी कट्टर गांधीवादी थे और अहिंसा में विश्वास रखते थे। ठीक, समझ में आ रही बात ना कि मैं किसी भूख रहा हूँ खाली। कठियावाड़ा देसी प्रजामंडल से बात की। बातचीत में ढेबर भाई ने और श्यामलदास गांधी ने बताया कि गुजरात की, जूनागढ़ की जनता में रोष है, सारे लोग विद्रोह करने को तैयार हैं, वो नवाब के द्वारा, महावत खां के द्वारा लिए गए निर्णय से नाराज़ हैं, वो भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद वीपी मेनन साहब दिल्ली आए। दिल्ली आकर के सरदार से सारी बातें बताई। सरदार चिंतित हुए, उनको लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोग विद्रोह करके सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये सब बातें सरदार को परेशान करने वाली थी, लेकिन कोई उपाय नहीं था। उन्होंने तत्काल तौर पे ढेबर भाई जाकर, गांधीवादी थे, वो खोते थे कि सत्याग्रह वगैरह किया जाए और सत्याग्रह के सहारे कुछ आगे बढ़ाया जाए। लोगों ने कहा कि नहीं भैया, ये सत्याग्रह का इस समय कोई मामला नहीं बन रहा है, यहाँ सत्याग्रह से काम होने वाला नहीं है। बाद में ढेबर भाई ने भी अपना रुख बदला, बात कुछ दिन शांति रही। अंत में सरदार ने साफ साफ कहा कि अब जो है जूनागढ़ को तभी भारत में रखा जा सकता है जबकि जूनागढ़ के लोग खुद से आंदोलन चलावें। हम भारत से हस्तक्षेप करेंगे तो अब कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, मामला पेचीदा हो सकता है। और जूनागढ़ के लोग ही जो है आगे आकर के आंदोलन अपने हाथ में लें। तो वहाँ पे आरजी हुकूमत का गठन किया गया। आरजी हुकूमत, जूनागढ़ के लोगों से अपील की गई कि वो आरजी हुकूमत के, जो कि जनता की हुकूमत होगी, उसके आदेशों का पालन करें। ठीक है, आरजी हुकूमत। और उसका जो घोषणा पत्र बना, जो मैनिफेस्टो बना, घोषणा पत्र, इसे कन्हैया लाल मुंशी ने बनाया था। घोषणा पत्र में कहा गया कि नवाब ने हिंदू बहुल जनता के मत का अनादर कर जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कर, ठीक है, अपनी जनता का विश्वास खो दिया है, अपनी जनता का विश्वास खो दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आज जनता को इस तरह से सड़क पे आके आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा है। और पाकिस्तान ने भी बिना लोक मत जाने जूनागढ़ को मान्यता देके क्या किया है? अवैध कार्य किया है। इसलिए अब जूनागढ़ के नवाब में जूनागढ़ की जनता का भरोसा नहीं रहा, ख़त्म हो गया है। और हम एक सरकार बनाते हैं और ये अपील की गई। और इस सरकार के जो थे मुखिया कौन बनाए गए? प्रधान श्यामलदास गांधी। ठीक है, तो इस तरह से आरजी हुकूमत में लोग बढ़ते गए और आरजी हुकूमत कुछ सप्ताह तक, तो बीच बीच में सरदार जो है इस बात की अपील करते रहे, जो सरदार चेतावनी दे देते रहे कि जो है
पाकिस्तान अपना कदम वापस ले। और गांधी जी भी रोज़ प्रार्थना शाम को अपनी संध्या समाप्त करने के बाद, संध्या प्रार्थना सभा समाप्त करने के बाद जनता को संबोधित करते थे। तो उन्होंने भी अपने संबोधन में इस बात को कहा कि जूनागढ़ की रियासत हिंदू बहुल है और चारों तरफ से हिंदू राज्यों के द्वारा घिरी हुई है, और ऐसे देश में जूनागढ़ में पाकिस्तान कैसे बन सकता है। और उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि वह यहाँ से वापस चला जाए। और ये जो गांधी जी का जो वक्तव्य था, ये जो गांधी जी का जो संध्या प्रार्थना के समय दिया गया वक्तव्य था, वो इस आंदोलन में और जोश भर दिया और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ जो है कुछ सप्ताह तक तो लोग शांत रहे। उसके बाद से धीरे धीरे करके कब्जा करना शुरू कर दिया। एक एक गांव, दो दो गांव पे सत्याग्रहियों ने या कहिए राष्ट्रवादी स्वयंसेवकों ने, वॉलेंटियर्स ने कब्जा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही नवागढ़ पे कब्जा किया, तुरंत जो है शाहनवाज भुट्टो ने जो है ये सरेंडर के मूड में आ गए। और उन्होंने जो है गांधी से कहा कि वो आ करके जूनागढ़ का नियंत्रण अपने हाथ में लें। और इस तरह से स्वयंसेवकों के द्वारा जो है जो लड़ाई छेड़ी गई इकट्ठा होकर के, अंत में जो है इस तरह से, और बाद में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया सरकार के द्वारा और जूनागढ़ को नियंत्रण में लिया गया। इधर माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और मेनन से कह के एक प्रस्ताव तैयार करवाया पाकिस्तान के लिए, और कहा कि ये हम जूनागढ़ का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करते हैं और जूनागढ़ को जो है भारत में विलय करते हैं। लेकिन इस विलय को औपचारिक रूप से करने के पहले जो है हम एक बार जनता की राय जरूर जानेंगे। जनता की राय जरूर ली जाएगी, मतलब एक बार जनमत संग्रह कराया जाएगा। हर सरदार पटेल ने इस बात का विरोध किया, तो किसी की मांग ये नहीं थी। शाहनवाज भुट्टो ने भी नहीं कहा था, न तो वहाँ की जनता तो खुद ही भारत से मिलना चाह रही थी और इस तरीके से एक समानांतर सरकार बना के काम कर रही थी। लेकिन जो है माउंटबेटन के कहने से पंडित नेहरू ने प्रस्ताव तैयार करा के पाकिस्तान को भेजा और 20 फरवरी 1948 को एक जनमत संग्रह भी कराया गया, जिसमें बताते हैं कि 2 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया था, ठीक है, इसके लिए। और 2 लाख में से 1,90,870 लोगों ने वोट दिया, जिसमें भारत के विरुद्ध, दिख रहा है, भारत के विरुद्ध केवल 91 मत पड़े, ठीक है, समझ बात। तो 20/2/1948 को जनमत संग्रह के द्वारा भी स्पष्ट, खाली 91 मत पड़े भारत के विरोध में, बाकी 1,90,780, 2 लाख से कुछ ज़्यादा वोटर रजिस्टर हुए थे। इस तरह से जूनागढ़ जी भारत में मिला। और ये संक्षेप में कहानी रही, ठीक है। और इसमें अगर कुछ छोटा होगा तो फिर उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्यों, समझ बात। ओके, थैंक यू।